हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के हम लेक्चर में समझने वाले हैं। पहले हम समझेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, उसके बाद टर्नर सिंड्रोम समझेंगे, उसके बाद समरी, फिर ये चैप्टर लास्ट हो जाएगा, एंड ऑफ दिस चैप्टर। ठीक, तो समझते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्योंकि जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी समझा था कि ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। तो इसमें होता क्या है, दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज आल्सो कोज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ये आल्सो क्यों बोल रहा है? आल्सो इसलिए बोल रहा है क्योंकि इससे पहले डाउन सिंड्रोम पढ़ गए हैं, वो भी एक ट्राइसोमी कंडीशन की वजह से होता था। अंतर क्या है, वो ऑटोसोम की ट्राइसोमी कंडीशन की वजह से होता था, इसमें सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होगी। जैसे ड्यू टू प्रेजेंस में एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू ए कैरियोटाइप। क्या कैरियोटाइप बनता है? 47 बनता है। 47 यहाँ भी बन रहा है, 47 वहाँ भी बन रहा है, ध्यान रखना। अरे भाई, टोटल 46 होते हैं, किसी एक की जोड़ी एक एक्स्ट्रा हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा? 47 हो जाएगा। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि 3 जो एनसीईआरटी दिया उसमें से किस किस में 47 होता है कैरियोटाइप। तो डाउन सिंड्रोम में भी कैरियोटाइप 47 होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में भी 47 होता है। ठीक है, इसमें कैसे होता है? एक्स एक्स वाई, एक्स की एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है, एक्स वाई तो होता ही होता है मेल का, और ये होता किस में? मेल में होता है ये। तो एक्स वाई तो उसका होता ही नॉर्मल, एक एक्स की एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है तो क्या हो जाता है? एक्स एक्स वाई हो जाता है। अब ऐसे पूछा जा सकता है कि डाउन सिंड्रोम में, ध्यान रखना, डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम में ऐसे भी तो पूछा जा सकता है कि ऑटोसोम कितने हो जाते हैं? 45 हो जाते हैं, क्योंकि उसे ऑटोसोम की मैं कॉपी बन रही थी एक्स्ट्रा 21 वाले की, और यहाँ पर ऑटोसोम 44 ही रहते हैं। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम या 2 की जगह 3 हो जाते हैं, लेकिन टोटल दोनों में 47 हो रहे हैं। तो क्वेश्चन कैसे बना सकता है? सिंपल, सच एन इंडिविजुअल्स हैज़ ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट। देखो, इतना ज़्यादा वेरिएशन करके आपको कोई भी टीचर नहीं बताता होगा जितना मैं आपको पढ़ाते समय क्वेश्चन की कितनी वेराइटी बता देता हूँ, ऑल पॉसिबल वेराइटी लगभग सभी। सच एन इंडिविजुअल हैज़ ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट। देखो, आपने 4 प्रकार के जेंडर पढ़े होंगे ग्रामर में, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर। जैसे मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर जैसे डॉक्टर हो गया, फार्मर हो गया, स्टूडेंट हो गया, मतलब इसमें ये दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर है तो वो फीमेल डॉक्टर, तभी हम उसको डॉक्टर ही बोलते हैं, मेल डॉक्टर तभी मेल डॉक्टर, डिस्टिंग्विश करने के लिए मेल फीमेल लगा देते हैं। ठीक है, जैसे फ्रेंड है वो भी एक कॉमन जेंडर है। इस पर न्यूट्रल जेंडर मतलब निर्जीव चीज़ें। तो इसका मतलब क्या? मैस्कुलिन डेवलपमेंट का क्या मतलब होगा? उसमें पुल्लिंग वाले कैरेक्टर कुछ आ जाते हैं। जब मतलब आ नहीं जाते, कहने का मतलब सच एन इंडिविजुअल है जो ओवरऑल तो पूरी बात तो पुल्लिंग वाले कैरेक्टर रखता है, क्योंकि होता ही मेल में ही है। तो ओवरऑल तो मैस्कुलिन डेवलपमेंट ही है ज़्यादातर, लेकिन हाउ एवर द फेमिनिन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, उसमें ब्रेस्ट बनने लगते हैं। ठीक है, दैट इज गायनेकोमेस्टिया हो जाता है, गायनेकोमेस्टिया हो जाता है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखें, एक्स वाई जनरल था तो एक एक्स्ट्रा कौन आया? एक्स आया, एक एक्स एक तरीके से फीमेल की तरह लिए जिम्मेदार होगा, तो फीमेल वाले करेक्टर आने लगेंगे मेल में। ओवरऑल तो जो है उसमें मैस्कुलिन करेक्टर ही है, लेकिन फेमिनिन डेवलपमेंट होने लगते हैं कुछ, जैसे कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट गायनेकोमेस्टिया हो जाता है। अब देखो, इसको कैसे याद रखोगे? इसको गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। देखो, एंड्रोसियम गायनोसियम पढ़ते हैं प्लांट्स में हम, एंजियोस्पर्म में। ठीक है, तो गायनोसियम किसको? देखो, पुंकेसर, स्त्री केसर हिंदी में बोलते हैं। स्त्री केसर, स्त्री मतलब क्या? लेडीज़, लेडीज़ मतलब फीमेल। तो वहाँ गायनोसियम आता है, तो वहाँ से गायनेकोमेस्टी, गायनेको वर्ड उठा सकते हैं। ठीक है, गायनेकोमेस्टी मतलब फीमेल करेक्टर। इज आल्सो एक्सप्रेस्ड होता है, से याद रह जाता है, याद हो जाता है। ठीक है, फीमेल के करेक्टर आने लगते हैं मेल में, तो गायनेकोमेस्टी उसको बोलते हैं, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। ठीक है, ठीक है, इज आल्सो एक्सप्रेस्ड होने लगते हैं। फिगर 5.1 में हम अभी देखेंगे। सच इंडिविजुअल स्टाइल, और इस प्रकार के इंडिविजुअल कैसे होते हैं? स्टाइल होते हैं। ठीक है, मतलब बच्चे पैदा नहीं कर सकते। ठीक है, नपुंसक होते हैं। ठीक, सीधी सीधी भाषा में बोले तो। ठीक, अब टर्नर सिंड्रोम भी देख लो, दोनों फिगर देख लेंगे एक साथ।
टर्नर सिंड्रोम, सच ए डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है, इसमें एक्स क्रोमोसोम में से एक कम हो जाता है, होता है किसमें, फीमेल में, दैट इज 45 विद एक्सो, 45 विद एक्सो, क्योंकि 44 तो ऑटोसोम, ऑटोसोम 44 के 44 हैं, दो क्या थे, एक्स क्रोमोसोम थे, उसमें से एक एक्स कम हो गया तो कितने बचे, 45 बचे, ठीक है। तो 45 किस में हो जाते हैं, इसमें टर्नर में, ठीक है, सही है, समझ में आ रहा है ना। तो सच फीमेल आर स्ट्राइल होती हैं, फीमेल ये भी कैसे होती हैं, स्ट्राइल होती हैं, मतलब चाहे क्लाइनफेल्ड सिंड्रोम हो चाहे टर्नर सिंड्रोम में, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम वाली ये दोनों सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में भी सेक्स क्रोमोसोम अगर इफेक्ट हो रहा है, जो एनसीईआरटी ने दिए हैं, तो उनमें क्लाइनफेल्ड सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम दिए हैं, तो दोनों में ही स्ट्राइल होता है। क्लाइनफेल्ड सिंड्रोम वाले में स्ट्राइल की कंडीशन आती है, नपुंसक हो जाता है इंसान, और टर्नर सिंड्रोम वाले में क्लाइनफेल्ड जो होता है मेल में होता है और फीमेल में टर्नर सिंड्रोम होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में मेल में फीमेल के कुछ करैक्टर आ जाते हैं और टर्नर सिंड्रोम में फीमेल के करैक्टर कम हो जाते हैं, जैसे एज ओवरीज आर रूडिमेंट्री, जैसे अगर कोई नॉर्मल फीमेल होगी तो उसमें ओवरी अच्छा खासा फंक्शनल होंगी, रूडिमेंट्री हो जाती हैं। बिसाइड्स अदर फीचर्स इंक्लूडिंग लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर, जो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर होते हैं फीमेल के वो सब कम हो जाते हैं, ठीक है। अब यही मैंने बताया था तरीका कि चूंकि 2x में से 1x कम हो गया तो x एक तरीके से फीमेल करैक्टर के लिए जिम्मेदार है, तो एक x कम हुआ, इसका मतलब फीमेल करैक्टर जो होने चाहिए नॉर्मल फीमेल में वो कम हो जाएंगे, तो देखो वही करैक्टर से याद रहते हैं। ऐसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में XXY होता है, मतलब XY तो नॉर्मल मेल का होता ही होता है, एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाता है, तो मतलब उसमें ओवरऑल तो वो मैस्कुलिन है, पुल्लिंग ही है, मतलब मर्द के करैक्टर है, कुछ उसमें फीमेल के आ जाते हैं, तो देखो यहीं से दिखाई दे रहा है XY है, एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया, मतलब फीमेल के करैक्टर एक्स्ट्रा आ गए। अब यहाँ XX अगर होता तो वो नॉर्मल फीमेल होती, अब यहाँ एक एक्स कम हो गया, मतलब फीमेल के कम हो जाते हैं, यहाँ मेल के आते नहीं हैं, यहाँ फीमेल के कम हो जाते हैं, तो ठीक पैसा पर सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर कमी हो जाती है, ओवरी जो अच्छी खासी होती है रूडिमेंट्री हो जाती है, स्टाइल हो जाती है कम, चूँकि खुद का भी एक एक्स चला गया ना ठीक है, बट स्टाइल दोनों ही केस वाले ध्यान से, ठीक है। देखो एक तरीके, एक जो है एक डाउन और टर्नर में सिमिलरिटी क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन कौन सिंड्रोम में इसमें सिमिलरिटी क्या क्या है, तो डाउन और टर्नर में सिंड्रोम में क्या क्या सिमिलरिटी, दोनों में स्टेचर शॉर्ट होता है, शॉर्ट स्टेचर, छोटे कद के होते हैं दोनों, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तीनों के अगर हम नाम लिखें तो डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, तो सबसे तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कंपेयर में डाउन और टर्नर छोटे छोटे नाम है, तो छोटे छोटे नाम में तो छोटा स्टेचर, याद के लिए तरीका भी बना दिया, कितने तरीके बता देता हूँ आपको, इतने आप तो याद रखा करूँगा, ठीक है। अब देखो और भी तरीके, देखो टाल स्टेचर, देखो इसमें कद जो होता है लंबा हो जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, तो क्लाइनफेल्टर वैसे भी एक कितना बड़ा सा नाम है, देखो पंजाबी लैंग्वेज में बोले तो कितना बड़ा सा नाम है, ठीक है। तो टाल स्टेचर विद फेमिनाइज्ड करैक्टर जानते हैं, कुछ फेमिनाइन करैक्टर आ जाते हैं, देखो ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट दिखाई जा रहा है। शॉर्ट स्टेचर ये किसका है, टर्नर सिंड्रोम का है, शॉर्ट स्टेचर हम पता है ये छोटे कद की फीमेल हो जाती है, एंड अंडर डेवलपमेंट फेमिनिन करैक्टर, अंडर मानी होता है कम, अंडर डेवलप फेमिनिन करैक्टर में फीमेल करैक्टर ही कम हो जाते हैं, तो मैंने बताया ही था अभी कंसेप्चुअली, चूँकि खुद का भी एक चला गया वही रीजन है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू सेक्स क्रोमोसोम कंपोजिशन इन ह्यूमन, पहले क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम दिखा गया और दूसरा ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम दिखाया, ये टर्नर सिंड्रोम दिखाएगा सिंपली। अब देखो इस इम्पोर्टेंट क्रोमोसोम वाले डिसऑर्डर डोमिनेंट एंड रिसेसिव सेक्स इंडिया ऑटोसोम करके डिफाइन नहीं होते, ठीक है। ये टर्म तो मेंडेलियन डिसऑर्डर के लिए होते हैं ना, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कन्फ्यूज करने के लिए, तो ध्यान रखना। अब देखते हैं समरी, इस चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है, बस समरी और देख लेते हैं, क्योंकि समरी में कभी कुछ अच्छे पॉइंट होते हैं, चैप्टर भी रिवाइज हो जाता है, कभी कभी एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं, क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक्स इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड इट्स प्रैक्टिसेस। इसमें क्या होता है कि आनुवंशिकता के सिद्धांतों का हम डील करते हैं
और उसकी प्रैक्टिस प्रोजेनी रिसेंबलिंग द पेरेंट्स इन मॉर्फोलॉजिकल, और संतान जो होती है माता पिता से मॉर्फोलॉजिकल रिसेंबलिंग करती है एंड फिजियोलॉजिकल फीचर हैज अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ मैनी बायोलॉजिस्ट, और फिजियोलॉजिकल करेक्टर भी मिलते हैं जिससे कि भाई बहुत से बायोलॉजिस्ट का अटेंशन इस पर अट्रैक्ट होता है। बोलते हैं आखिर ऐसा क्या होता है, क्यों होता है ये कि माता पिता से मॉर्फोलॉजी में सेम होते हैं, वो से फिजियोलॉजिकल करेक्टर भी सेम होते हैं, आखिर क्यों होता है? तो मतलब बायोलॉजिस्ट अट्रैक्ट होते हैं, अटेंशन उनका अट्रैक्ट, ठीक है, उनके ध्यान को आकर्षित किया जाता है इस बात को लेकर के। मतलब वो देखते हैं आखिर क्या रीजन रहते होंगे इस बात के। मेंडल बाय द फर्स्ट टू स्टडी द फिनोमेना सिस्टमेटिकली, अगर पूछा जाए कि आनुवंशिकता कि आखिर कैसे करेक्टर मतलब माता पिता से समान कैसे, मॉर्फोलॉजिकल समान कैसे, फिजियोलॉजी समान कैसे है बच्चों की, तो इस बात को स्टडी के लिए अगर पूछा जाए सिस्टमेटिकली अध्ययन किसने किया था, तो मेंडल ने किया था, ठीक है। इससे पहले प्री मेंडेलियन वालों ने कोई सिस्टमेटिक अध्ययन नहीं था, ठीक है। सिस्टमेटिक सबसे पहले मेंडल ने किया था, ठीक है। जैसे क्लासिफिकेशन को पूछा जाता है कि साइंटिफिकली क्लासिफिकेशन किसने किया, तो अरिस्टोटल बोला जाता है फर्स्ट साइंटिफिकली क्लासिफिकेशन का, ठीक है। वैसे यहाँ सिस्टमेटिकली स्टडी किसने किया इस बात का कि सब मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली सिमिलर रहते माता पिता के बच्चों, तो मेंडल ने किया था। वाइल स्टडिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, जो इनहेरिटेंस आनुवंशिकता का पैटर्न था उसको स्टडी करते सही पी प्लांट्स में। पी प्लांट्स कौन सा पी था? गार्डन पी। बार बार देखो मैं बोलता हूँ पाइसम सैटाइवम, गलती मत करना। ये मीठी मटर नहीं थी, ये लेदाइलस ओडोरोटस नहीं थी, ये गार्डन पी थी, ये पाइसम सैटाइवम थी, ठीक। ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, कंट्रास्टिंग ट्रेट मतलब अपोजिट लक्षण वाली, जैसे लंबे तो दूसरा बोना लिया, वायलेट कलर वाले फ्लावर, वाइट कलर वाले फ्लावर, एक्सियल पोजीशन फ्लावर की, टर्मिनल पोजीशन, ऐसे करके तमाम तरीके का हमने देखे थे। मेंडल प्रपोज द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल ने प्रपोज किया था आनुवंशिकता के सिद्धांत, विच आर टुडे रेफर टू एज मेंडल्स लॉज और मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको आज क्या बोलते हैं? लॉज बोलते हैं। तो इसकी वो लॉ को टुडे क्या बोल सकते हैं? सेकंड प्रायोरिटी दे सकते हैं, ठीक है। आज जो है रिफर्ट में, ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी दे सकते हैं लास्ट को, ठीक है, सही है। ठीक, अब जो है मतलब मैंने इसलिए कहा क्योंकि अंदर मैंने जो बताया था ना कि नॉर्मल प्रिंसिपल, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं इसको, आप इस तरीके से मत कहो, ठीक है। ठीक है, आप चैप्टर की थ्योरी को ही मान लें जैसा कि चैप्टर की थ्योरी में बोला गया है, ठीक है। इसको वैसे भी समरी को सेकंड प्रायोरिटी देना है, तो चैप्टर की थ्योरी वाला आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार, ऐसे ही है, देखो आज क्या बोलते हैं, टुडे दीज रूल्स आर कॉल्ड द प्रिंसिपल्स और लॉज, तो प्रिंसिपल और लॉज बोलते हैं आज, ठीक है। जबकि यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि विच आर टुडे रिफर टू एज मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, तो लॉ को दोनों ही जगह बोल रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल को सेकंड प्रायोरिटी दे सकते हैं, ठीक है। आज जो बोलते हैं अगर पूछा जाए तो, क्योंकि लॉ को यहाँ भी बोला है आज बोलते हैं लाज, और चैप्टर के अंदर की थ्योरी में भी बोला है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में हो तो दोनों को प्रायोरिटी देना, बहुत कर देना, क्योंकि चैप्टर की थ्योरी में दोनों को बोला कि लाज भी बोलते हैं और प्रिंसिपल भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि उन्होंने तो प्रिंसिपल का ही नहीं था, उन्होंने तो सिंपल स्टेटमेंट दिए थे, रूल ऐसे ही दे दिए थे, लाज के रूप में नहीं दिए थे, ठीक है। कुछ इसलिए वो लिखा भी है, ठीक है। उन्होंने तो जनरल रूल दिए थे, उन्होंने लाज नहीं दिए थे, आज बोलते हैं ला तो उससे, देखो ठीक,
ही प्रपोज द फैक्टर्स, उन्होंने ये इस बात को प्रपोज किया कि जो फैक्टर जो होते हैं लेटर नेम्ड एज जीन्स, जो कि बाद में जिनको जीन्स बोला गया। रेगुलेटिंग द करेक्टर, करेक्टर को रेगुलेट करते हुए आर फाउंड इन पेयर्स, जोड़े में पाए जाते हैं, नॉन एज एलील्स, उसको क्या बोलते हैं एलील्स बोलते हैं। ठीक है, एलील मतलब वही, ध्यान से, एलील तभी बोलते हैं जिनको जब पेयर में हो, क्योंकि जब, ठीक है, क्योंकि जब इनमें पूछा जाता है कि तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है, तो वो बताते हैं कि हम एक दूसरे के एलील हैं, तभी तो बोलते हैं एलील का अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ही ऑब्जर्व दैट, तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें सोचा जाता है। ठीक है, बहुत सारे आप समझ चुके होंगे अगर पूरा चैप्टर में से पढ़ा होगा ये तो। ही ऑब्जर्व दैट, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि दैट की द एक्सप्रेशन ऑफ द करेक्टर्स इन द ऑफ स्प्रिंग फॉलो डेफिनेट पैटर्न, कि डेफिनेट पैटर्न दिखाता है इन डिफरेंट फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, सो मतलब F1 में अलग दिखाएगा, F2 में अलग, F3 में अलग, ऐसे ही सब में अलग अलग दिखाएगा। सम करेक्टर आर डोमिनेंट ओवर दी अदर, कुछ करेक्टर डोमिनेंट होते हैं दूसरे को तो ऊपर दे। डोमिनेंट करेक्टर आर एक्सप्रेस्ड होते हैं व्हेन फैक्टर आर इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, जब फैक्टर हेटेरोजाइगस कंडीशन में होते हैं तो डोमिनेट करेक्टर अपने को एक्सप्रेस करता है। लाउड डोमिनेंस हमने पढ़ा ये सब डिटेल में, जैसे चूँकि यहाँ आल्सो होता, ये इससे अगली लाइन ही बता रही है। ठीक है, द डोमिनेंट करेक्टर आर आल्सो एक्सप्रेस्ड व्हेन फैक्टर्स आर हेटेरोजाइगस कंडीशन, यहाँ आल्सो होता तो ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है केवल हेटेरोजाइगस कंडीशन में ही शो करते हैं। ठीक है, होमोजाइगस में तो करते ही करते हैं, होमोजाइगस में तो दोनों ही करते हैं, चाहे वो रिसेसिव करेक्टर हो चाहे अपने खुद की होमोजाइगस में रिसेसिव होगा तो अपने को शो करेगा, खुद के होमोजाइगस में डोमिनेंट वाला होगा तो उसमें करेगा, तो होमो में तो करेगा ही करेगा। और जबकि ये जो होता है डोमिनेंट करेक्टर जो होता है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी कर जाता है। आल्सो यहाँ लिखा हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि इससे अगली लाइन बताई रही इस बात को, वही मैंने लिखा दी, रिसेसिव करेक्टर आर ओनली एक्सप्रेस्ड इन होमोजाइगस कंडीशन, क्योंकि रिसेसिव करेक्टर केवल जो होमोजाइगस कंडीशन में अपने को दिखाती हैं, जब स्मॉल टी होता है तभी दिखता था कि ड्वार्फ है, करेक्टर फिनोटाइप के रूप में आता था। ये करेक्टर्स नेवर ब्लेंड इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, कभी ब्लेंड नहीं करते। बताइए ये सब मैंने डिटेल में क्या ब्लेंड का मतलब, जो एक्स्ट्रा चीज़ आएगी वही समझा दूँगा। ठीक है, हम उस चैप्टर में पढ़ाई होगा आपने सब डिटेल में। रिसेसिव करेक्टर दैट वाज नॉट एक्सप्रेस्ड इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, वो रिसेसिव करेक्टर जो कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में शो नहीं किया था, मे बी एक्सप्रेस्ड अगेन व्हेन इट इज बिकम होमोजाइगस होता है तो दिखाई दे जाता है, तब से F2 में एकदम से दिखाई देने लगे थे। हैंस करेक्टर सेग्रीगेट हो जाते हैं वाइल फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, इसका मतलब क्या, गैमेट बनते समय क्या होता है, करेक्टर सेग्रीगेट होते हैं, इसको तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोला गया था। ठीक है, अब ये जो था कि द करेक्टर नेवर ब्लेंड इन हेटेरोजाइगस कंडीशन में किसके अकॉर्डिंग मेंडल। ठीक है, अब देखो, नॉट ऑल करेक्टर शो ट्रू डोमिनेंस, सब के सब करेक्टर ट्रू डोमिनेंस नहीं दिखाते हैं। ठीक है, सम करेक्टर शो इनकम्प्लीट एंड सम शो को डोमिनेंस। ठीक है, मैंने मेंडल स्टडी किया था द इनहेरिटेंस ऑफ टू करेक्टर को टूगेदर, साथ साथ इट वाज फाउंड दैट द फैक्टर्स इंडिपेंडेंटली, ये सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन की बात चल रही है, जिसको ना लाज बोला ना रूल बोला ना प्रिंसिपल बोला, क्या बोला, सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन एनसीईआरटी ने। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट वही वाली की बात चल रही है, सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन बोला था उन्होंने। ठीक है, देखो आपको बता दे रहा हूँ लाइन टू लाइन एकदम से। देखो आज बोलते हैं इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट, तो ठीक है, क्योंकि मेंडल ने क्या बोला था, मेंडल प्रपोज्ड ए सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन दैट वी कॉल मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट। ठीक है, उन्होंने सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन दिया था, पहले दो को रूल बोला था और फिर तीसरे को सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन, जिसको आज क्या बोलते हैं, लाज और प्रिंसिपल, क्योंकि थर्ड वाले को तो इंडिपेंडेंट असर्टमेंट वाले को तो लाज ही बोलते हैं। ठीक है, वहाँ तो प्रिंसिपल की कोई बात ही नहीं। अब आ जाओ, देखो
फैक्टर मैन मेंडल स्टडी किया था इन आइटम्स टू इट वाज फाउंड दैट द फैक्टर्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं एंड कंबाइन, मतलब अलग होते हैं और कंबाइन होते हैं इन आर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन में। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैथ का चीज़ होती है, लाप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसी को बोलते हैं। अब देखो समरी में ये एक्स्ट्रा चीज़ दे दी, कंबाइन वाली बात नहीं लिखी है अंदर। असॉर्ट होते हैं और कंबाइन करते हैं सभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स आर थ्योरेटिकली रिप्रेजेंटेड इन ए स्क्वायर टेबुलर फॉर्म, टेबल बना करके फॉर्म नॉन पन्नेट स्क्वायर इसको बोलते हैं। थ्योरेटिकली हम ऐसे भी निकालते हैं। द फैक्टर्स नाउ नोन एज जीन ऑन क्रोमोसोम्स रेगुलेटिंग द कैरेक्टर्स। जो फैक्टर जो कि मेंडल ने इसको फैक्टर कहा था, आज उनको जीन बोलते हैं, और जो क्रोमोसोम पर रहते हैं और जो रेगुलेट करते हैं कैरेक्टर्स को आर कॉल्ड द जीनोटाइप। ठीक है, उनको बोलते हैं भाई जीनोटाइप। एंड द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर इज कॉल्ड फिनोटाइप। फिजिकल एक्सपीरियंस, ठीक है, फिजिकल एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, ठीक। इसी को अंदर चैप्टर में डिस्क्रिप्टिव टर्म्स बोला है फिनोटाइप को, ठीक है। असॉर्टमेंट का मतलब इंडिपेंडेंट वर्गीकरण, मतलब असॉर्टमेंट, ठीक है, वर्गीकरण अलग होना। आफ्टर नोइंग दैट, इस बात को जान करके कि जीन्स जो दी जीन्स होता है लोकेटेड इन द क्रोमोसोम, एक गुड कोरिलेशन वाज ड्रॉन किया बिटवीन मेंडल्स लॉ सेग्रीगेशन एंड असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग म्यूसिस के बीच, अलग होना असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग म्यूसिस के बीच, ठीक है, ठीक है। द मेंडल्स लॉ वर एक्सटेंडेड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब उसको एक्सटेंड किया गया क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के रूप में। लेटर इट वाज फाउंड दैट मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर द जीन्स दैट वर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। बाद में पता चला कि जो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर, सेम क्रोमोसोम पर होते हैं, उन पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं लगता है। दी जीन्स पर कॉल्ड एज लिंक्ड जीन, इसी को लिंक्ड जीन बोलते हैं। चूँकि कुछ नहीं कहा जाता है तो हम यही मान कर चलते हैं कि क्लोजली लोकेटेड जीन की बात चल रही है, ठीक है। क्योंकि दरअसल तो क्रोमोसोम पर जो क्लोजली लिंक्ड होते हैं उनकी बात, उनके लिए ये बात है, उनके लिए, लेकिन कुछ नहीं बोला जाता तभी हम यही मानते हैं कि सेम क्रोमोसोम पर जीन की बात चल रही है, मतलब क्लोजली लिंक्ड की बात चल रही है। क्लोजली लोकेटिंग जीन्स असॉर्टेड टुगेदर, असॉर्ट होते हैं, अलग अलग होंगे तो साथ साथ होंगे। एंड डिस्टेंटली लोकेटेड जीन दूर दूर स्थित है ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन की वजह से असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली, दूर दूर वाले इंडिपेंडेंटली हो सकते, पास वाले नहीं। अब ज़्यादा अच्छे से बात लिख दी इसमें। लिंकेज मैप्स देयरफॉर करस्पॉन्डेड टू अरेंजमेंट ऑफ जीन ऑन ए क्रोमोसोम। लिंकेज मैप किस बात की करस्पॉन्डिंग है, एक क्रोमोसोम पर, एक क्रोमोसोम पर, एक क्रोमोसोम पर, समझे, एक क्रोमोसोम है, इसलिए इतना बार मैंने बोला, ध्यान दें। जीन का जो अरेंजमेंट होता है उसी को लिंक कहते हैं लिंकेज मैप्स, ठीक है। क्योंकि सेम क्रोमोसोम वालों में कुछ लिंकेज की प्रॉपर्टी आ सकती है ना, ठीक है। एंड एक क्रोमोसोम के जीन दूसरे क्रोमोसोम से तो लिंक्ड हो नहीं सकते, सो इन पर मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्ट में लग जाता है, जो कि डिफरेंट क्रोमोसोम, ठीक है, डिफरेंट वालों पर लग जाता है, ठीक है। डिफरेंट वालों पर लग जाता है और किस पर लग जाता है, और एक ही क्रोमोसोम पर दूर स्थित है वो। Closely located genes assorted together and distantly located genes due to recombination assorted independently, ठीक है। एक मिनट। लिंकेज में therefore correspond to arrangement of gene on a chromosome। इसका डिफरेंट वाले क्रोमोसोम की बात मत करो अभी आप, ठीक है, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम की ही बात चल रही है, क्योंकि एक क्रोमोसोम बोल रहा है ना वैसे। लिंकेज में देयरफॉर करस्पॉन्ड टू अरेंजमेंट ऑफ जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम। चलो ठीक है, वो रहने तो, वो मैंने इस रेस्पेक्ट में लिखा है तो ठीक ही है। जैसे लिंकेज मैप्स जो हम बनाते नहीं, वो एक ही क्रोमोसोम पर जीन के लिए बनाते हैं,
क्योंकि अगर डिफरेंट क्रोमोसोम हो तब तो बिल्कुल ही पॉसिबिलिटी नहीं है ना, चाहे वो पास या दूर का कोई मतलब थोड़ी है। लेकिन एक जीन पर, एक क्रोमोसोम पर अगर जीन होंगे तो पॉसिबिलिटी है, अगर पास पास होंगे तो लिंक्ड जीन हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो है एक ही क्रोमोसोम पर बनाते हैं, अलग 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 नहीं बनाते हैं, वो मेरे कहने का मतलब था कि एक क्रोमोसोम के जीन तो दूसरे क्रोमोसोम से तो लिंक्ड हो नहीं सकते किसी हालत में। तो मैंडेला ऑफ इंडिपेंडेंस हर हालत में लगेगा, जबकि सेम क्रोमोसोम वाले पे लग भी सकता नहीं, क्योंकि जो पास पास वाले हैं उनमें लगेगा, दूर दूर वाले पे नहीं लगेगा। दरअसल वैसे तो ये बोलते हैं कि होल्ड नहीं होता सेम क्रोमोसोम वाले पे, देखो ये लिखा है मैनी जीन्स वर लिंक्ड। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कैसे स्टेटमेंट आ रहा है। ठीक है, तब कहते हैं क्वेश्चन लगाया करो, कुछ नहीं क्वेश्चन से सीखने को मिलती है। मैनी जीन्स वर लिंक्ड टू सेक्स आल्सो, बहुत से जीन जो होते हैं वे लिंक्ड होते हैं टू सेक्सेस आल्सो एंड कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड जीन्स बोलते हैं इनको। द टू सेक्सेस मेल एंड फीमेल वर फाउंड टू हैव ए सेट ऑफ क्रोमोसोम्स विच वर कॉमन एंड another set which was different। सिंपल सी बात है, कॉमन कौन से ऑटोसोम, द क्रोमोसोम which were different in the two cases were named as sex chromosome, the remaining set was named the autosome। in human a normal female has 22 pairs of autosome and a pair of sex chromosome XX, a male has 22 pairs of autosome and a pair of sex chromosome XY। in chicken sex chromosome in male ZZ and female ZY। सब पढ़ चुके हैं ना अच्छे से, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ बातें नहीं। म्यूटेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, ये पॉइंट म्यूटेशन इज चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर इन डीएनए। बोलते सिंगल बेस पेयर है, ठीक है, क्या फाइनली तो भाई पेयर ही चेंज हो जा रहा है ना, क्योंकि कम्प्लीमेंटारिटी की वजह मैंने बताया था। सिकल सेल एनीमिया को ड्यू टू द चेंज ऑफ वन बेस इन द जीन कोडिंग और बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन। इनहेरिटेबल म्यूटेशन कैन बी स्टडीड बाई जनरेटिंग ए पेडिग्री ऑफ फीमेल। म्यूटेशन इनहेरिट होते हैं, मतलब वंशागत हो रही है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, उसको कैसे कैसे स्टडी करते हैं, पेडिग्री एनालिसिस से। Some mutation involve change in whole set of क्रोमोसोम, जिसको बोलते हैं पॉलीप्लाइडी। और होल सेट चेंज होता है पॉलीप्लाइडी, और चेंज इन सबसेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर, जिसको एनिप्लाइडी बोलते हैं। तभी तो बोला था कि बस पूरा होल सेट ना हो, उससे कम कितनी भी सबको एनिप्लाइडी ही बोलेंगे, सबसेट तक तो दैट इज पूरा सेट नहीं है बस। ठीक है, सेट से छोटे पार्ट कुछ भी हो सकते हैं, तभी तो उससे ऐसे लिख दिया था, मतलब पूरी तरह प्लुरल सबके सब नहीं है, लेकिन उससे कम हो सकते हैं, इसका मतलब ऐसे है। इसका सिंगुलर का मतलब सिंगल नहीं है, सिंगुलर का मतलब है कि बहुवचन नहीं है, वहाँ जो ऐसे लिखा था मैंने बताया था। तो जितने मेंडेलियन डिसऑर्डर, ये मैंने पहले बताया, जितने मेंडेलियन डिसऑर्डर एनसीईआरटी में डिटेल में है, उनमें से शुरू के चार म्यूटेशन की वजह से, ये मैंने कंक्लूजन निकाला, ये पहले नहीं बताया था, मतलब ये तो दूसरी बात है। शुरू के 4 म्यूटेशन की वजह से, ठीक है, शुरू के 4 समझे, ठीक है, 5 तो दी है ना डिटेल में। शुरू के 4 मतलब कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, और क्या था, फेलानिकेटोन्यूरिया। ये सब जो है का म्यूटेशन की वजह से। जबकि थैलेसीमिया में भी अल्फा थैलेसीमिया म्यूटेशन के साथ डिलीशन से भी हो सकता है, जबकि बीटा थैलेसीमिया तो केवल म्यूटेशन से। ठीक है, तो 5 ही डिटेल में दिए हैं, उनमें से 4 तो शुरू के 4 तो पूरी तरीके से केवल म्यूटेशन की वजह से, और थैलेसीमिया में बीटा थैलेसीमिया में भी म्यूटेशन की वजह से, लेकिन थैलेसीमिया में अल्फा थैलेसीमिया म्यूटेशन के साथ डिलीशन से भी होता है। क्योंकि मेंडेलियन डिसऑर्डर मेनली सिंगल जीन में म्यूटेशन या अल्टरनेशन की वजह से ही होते हैं। ठीक है, मेनली, हमेशा नहीं। ठीक है, बाकी जो है ये सब पढ़ लिया है। ठीक है, क्योंकि देखो सेम, वही मैंने लिखा, सेम क्रोमोसोम के साथ साथ पास पास भी तो होना जरूरी है, उनमें ही लिंकेज हो पॉसिबल होगी। ठीक है, देखिए दैट इज कुछ नहीं कहा जाता, जो मतलब ये माने चलते हैं कि क्लोज लोकेटेड जीन की बात चल रही, सब बताई थी। ठीक है,
तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी होगा, इधर उधर एक दो थे एक्स्ट्रा पॉइंट का, उसी से रिलेटेड ही है। ठीक है, यहाँ समझ लो। डेट इज एनेप्लाइडी मतलब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर सारे, ठीक है। एंड पॉलीप्लाइडी भी म्यूटेशन की वजह से होती है ऐसे, तो डेट इज म्यूटेशन से कुछ ऐसा हो जाता होगा कि साइटोकाइनेसिस से नहीं हो पाती होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, याद करने के लिए याद रख सकते हैं। पॉलीप्लाइडी एनेप्लाइडी दोनों होते हैं, वजह से फिलहाल जो 3 एनसीईआरटी में दिए हैं वे तो हैं ही। ठीक है, क्या एनेप्लाइडी मतलब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर सारे, मतलब जो एनसीईआरटी में दिए हैं जो एनेप्लाइडी के एग्जाम्पल हैं, ध्यान से याद रखना। ठीक है, याद रख सकते हैं, सी बात। ठीक है, तो बाकी जो आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बाकी अब आप इसके क्वेश्चन लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने बार बार यही कहता हूँ, एमटीएच फिंगर टिप से क्वेश्चन लगाओ और पीवाईक्यू लगाओ। पीवाईक्यू में जो एनसीईआरटी से बाहर के टॉपिक दिखे, नहीं एनसीईआरटी से बाहर के, वो फालतू के मत लगाना। ठीक है, और जो है तो ज़्यादा पुरानी एनसीईआरटी वाली चीज़ें मत लगाना, एनसीईआरटी में रिलेटेड है वही लगाना। ठीक है, और बाकी जो है अगर ज़्यादा क्वेश्चन, अगर आपको टाइम बच रहा हो तो टाइम बच रहा है, ये काफ़ी सफिशेंटली रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर फिंगर टिप के स्टेटमेंट वाले लगा लो, एनसीईआरटी से रिलेटेड वाले पीवाईक्यू लगा लो, यही सफिशिएंट है। क्योंकि बायोलॉजी में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ हद तक लगाना सही रहता है, लेकिन ये नहीं कि क्वेश्चन ही फिजिक्स की तरह क्वेश्चन ही लगाना इम्पोर्टेंस ज़्यादा, ऐसा नहीं है। चीज़ें याद रहना चाहिए, कंसेप्चुअली समझ में आना चाहिए, ट्रिक्स टिप्स से कैसे भी याद रहना चाहिए, मतलब बार बार रिवाइज करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मुझसे पढ़े हुए तो ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी को वीडियो का फ़ायदा मिल सके। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।